भारत में राजद्रोह के 326 मामले 2014 से 19 के बीच में दर्ज हुए। इसमें जम्मू कश्मीर में भी 25 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। आज बात करेंगे राजद्रोह के मामलों पर। और राजद्रोह के जो मामले हैं, लगभग अगर हम 2014 से लेकर 2019 के बीच में बात करें तो 326 मामले पूरे भारत के अंदर राजद्रोह के मामले जो हैं वो दायर किए गए। लेकिन उनमें से अगर हम आपको बताएं तो 6 ही लोगों को सज़ा हुई है और इसमें 25 लोग जम्मू कश्मीर के भी हैं। लेकिन बात हमें इसकी जानकारी हम ज़रूर देंगे, लेकिन कुछ बातें, क्योंकि 6 ही लोगों पर कार्रवाई होना एक गलत संकेत भी करता है कि सोसाइटी में किन लोगों पर ये मामले बनाए जा रहे हैं। और मामले अगर बनाए जा रहे हैं तो कितनी चार्जशीटें जो हैं वो दायर की गई हैं, कोर्ट तक कितनी चार्जशीटें पहुंची, और नहीं पहुंची तो क्यों नहीं पहुंची। क्या ये जानबूझ के किसी को प्रताड़ित करने के लिए, या कोई रंजिश निकालने के लिए, या कोई इसके पीछे राजनीतिक लोग तो नहीं, क्योंकि ये सब जानना ज़रूरी है। और जिन ऑफिसरों ने ये कार्रवाई की थी उनसे भी जो है पूछताछ होनी चाहिए कि आपने मामले तो बना लिए, चार्जशीटें आप दायर कर नहीं रहे हैं, इसके पीछे के कारण क्या है। और अगर इन्होंने फेक मामले बनाए हैं तो फिर इनके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन क्या है पूरी जानकारी, ये पूरी विस्तार में हम आपको बताएंगे। राजद्रोह पर औपनिवेशिक काल के विवादित दंडात्मक कानून के तहत 2014 से 2019 के बीच में 326 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से महज 6 लोगों को ही सज़ा दी गई। जम्मू कश्मीर में भी 25 मामले दर्ज किए गए। जम्मू कश्मीर में 3 मामलों में आरोप पत्र दाखिल किए गए। हालांकि 2014 से 2019 के बीच किसी भी मामले में किसी को भी दोषी नहीं ठहराया गया। उच्चतम न्यायालय ने पिछले हफ्ते कहा था कि आईपीसी की धारा 124A राजद्रोह के अपराध का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया गया, और उसने केंद्र से पूछा कि वो अंग्रेज़ों द्वारा आज़ादी आंदोलन को दबाने के लिए महात्मा गांधी जैसे लोगों को चुप कराने के लिए इस्तेमाल किए गए प्रावधानों को खत्म क्यों नहीं कर रही। केंद्रीय गृह मंत्री के आंकड़ों के अनुसार 2014 और 2019 के बीच राजद्रोह कानून के तहत कुल 326 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से सबसे अधिक 54 मामले असम में दर्ज किए गए। इन मामलों में से 141 में आरोप पत्र दायर किए गए, जबकि 6 साल की अवधि के दौरान इस अपराध के लिए महज 6 लोगों को दोषी ठहराया गया। अधिकारियों ने बताया कि गृह मंत्रालय ने अभी तक 2020 के आंकड़े एकत्रित नहीं किए हैं। असम में दर्ज किए गए 56 मामलों में से 26 में आरोप पत्र दाखिल किए गए और 25 मामलों में मुकदमों की सुनवाई पूरी की गई। हालांकि राज्य में 2014 से 2019 के बीच एक भी मामले में किसी को भी दोषी नहीं ठहराया गया। झारखंड में 6 वर्षों के दौरान आईपीसी की धारा 124A के तहत 40 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 29 मामलों में आरोप पत्र दाखिल किए गए और 16 मामलों में सुनवाई पूरी हुई, जिनमें से एक व्यक्ति को ही दोषी ठहराया गया। हरियाणा में राजद्रोह कानून के तहत 31 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 19 मामलों में आरोप पत्र दाखिल किए गए और 6 मामलों में सुनवाई पूरी हुई, जिनमें महज एक व्यक्ति ही दोषी सिद्ध हुआ। बिहार, जम्मू कश्मीर और केरल में 25-25 मामले दर्ज किए गए। बिहार और केरल में किसी भी मामले में आरोप पत्र दाखिल नहीं किए गए, जबकि जम्मू कश्मीर में 3 मामलों में आरोप पत्र दाखिल किए गए। हालांकि तीनों राज्यों में 2014 से
2019 के बीच में किसी भी मामले में किसी को भी दोषी नहीं ठहराया गया। कर्नाटक में राजद्रोह के 22 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 17 मामलों में आरोप पत्र दाखिल किए गए, लेकिन सिर्फ एक मामले में सुनवाई पूरी की जा सकी। हालांकि इस अवधि में किसी भी मामले में किसी को भी दोषी नहीं ठहराया गया। उत्तर प्रदेश में 2014 और 2019 के बीच में राजद्रोह के 17 मामले दर्ज किए गए और पश्चिम बंगाल में 8 मामले दर्ज किए गए। उत्तर प्रदेश में 8 और पश्चिम बंगाल में 5 मामलों में आरोप पत्र दाखिल किए गए, लेकिन दोनों राज्यों में किसी को भी दोषी नहीं ठहराया गया। दिल्ली में 2014 और 2019 के बीच राजद्रोह के 4 मामले दर्ज किए गए, लेकिन किसी भी मामले में आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया। मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, चंडीगढ़, दमन और दीव, दादर और नागर हवेली में 6 वर्षों में राजद्रोह का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। तीनों राज्य महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में राजद्रोह का एक मामला दर्ज किया गया। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में 2019 में सबसे अधिक राजद्रोह के 93 मामले दर्ज किए गए। इसके बाद 2018 में 70, 2017 में 51, 2014 में 47, 2016 में 35 और 2015 में 30 मामले दर्ज किए गए। देश में 2019 में राजद्रोह कानून के तहत 40 आरोप पत्र दाखिल किए गए, जबकि 2018 में 38, 2017 में 27, 2016 में 16, 2014 में 14 और 2015 में 6 मामलों में आरोप पत्र दाखिल किए गए। जिन 6 लोगों को दोषी ठहराया गया, उनमें से 2 को 2018 में तथा एक व्यक्ति को 2019, 17, 16 और 2014 में सज़ा सुनाई गई। साल 2015 में किसी को भी दोषी नहीं ठहराया गया। ये जानकारी जो हमने आपको दी है, इसे सुनकर आप भी हैरान होंगे कि कितने मामले बनाए गए हैं और उस पर किस तरह से प्रोसीडिंग हुई है, किस तरह से कार्रवाई हुई है। लेकिन जम्मू कश्मीर में पब्लिक सेफ्टी एक्ट पर भी बात करना ज़रूरी है, PSA, क्योंकि यहाँ पर जब धारा 370 हटाई गई थी 2019 में, तो तब इस रूल का जो है, इस कानून का जो है वो काफ़ी उपयोग किया गया था। कई ऐसी भी जगहों पर हमने देखा जहाँ पर कोर्ट में जाकर ये PSA रद्द भी कर दिए गए, कुछ फेक मामले भी बना दिए गए। अब ये सब भी चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। अब ना जाने कौन सी रंजिशें लोग निकालते हैं, लेकिन इस पर बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं राजेंद्र भगत, और स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं दैनिक स्टेट समाचार के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद दीपक। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ पब्लिक सेफ्टी एक्ट के बारे में थोड़ा सा विस्तार में लोगों को बताएं। दीपक, देखो, शुरू में जब 370 यहाँ से जम्मू कश्मीर से हटाया गया था, उस समय इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल हुआ था, और इसमें वो तत्व थे जिसमें ज़्यादातर वो लोग थे जो आतंकवाद से ग्रस्त, आतंकवाद को बढ़ावा देते थे, तो वहाँ इसका उपयोग किया था। और देखा जाए तो पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर के वो आम जो लोग थे, उन्होंने भी इसका वेलकम किया था कि इस तरह का होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या था, जहाँ तक वो आतंकवाद से जुड़े हुए जो लोग थे, या फिर इस तरह की विचारधारा थी जो बाहर का प्रोपोगंडा यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर इस्तेमाल कर रहे थे, तो वहाँ तक तो ये ठीक था, वो लगना भी चाहिए था। लेकिन हमने देखा कि उस पर भी कुछ दबाव इस तरह से रहा कि जिन लोगों का समझौता सरकार से अच्छा रहता था, उनसे ये एक्ट हटा देते थे। और हमने एक खबर की थी, हम आपको याद दिलाएं, बूढ़ा सलाथिया की एक खबर की थी। वहाँ पर शालू एक लड़का था जिस पर PSA लगा दिया गया, और वहाँ पर लोग ये डिमांड कर रहे थे PSA नहीं लगना चाहिए, क्योंकि शालू जो है वो बहुत अच्छे व्यक्तित्व का व्यक्ति है, लेकिन फिर भी उस पर PSA लगाया गया। तो ये कहीं ना कहीं नहीं लगता कि इसमें थोड़ा सा ये झोलझाल लग रही? देखो, खासकर जम्मू क्षेत्र के अंदर अगर देखा जाए तो इस तरह की कोई, आप देखें अगर माफिया के तौर पर देखें तो बहुत से ऐसे माफिया रहे हैं, बड़े बड़े माफिया रहे हैं, जिनके आपराधिक मामले बहुत ज़्यादा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन कार्रवाई वहाँ हो गई है जो लोग
या तो राजनीति से जुड़े हुए थे, या उनके भाई कुछ इस तरह जुड़े थे, या प्रॉपर्टियों से जुड़े हुए थे। आप जिसका अभी नाम ले रहे थे, तो उनका भी बिजनेस एक रहा है। इधर पिछले दिनों एक होशियार सिंह नाम से व्यक्ति पर भी ये लगाया था, उसके बाद हालांकि कोर्ट में ये मामला चल रहा है। और कारण ये है कि जब ये मामले बनाए जाते हैं उस समय बहुत जल्दी की जाती है। एक मामला आया उनके पास, उन्होंने फौरन से इसको लगा दिया, लेकिन कोर्ट में जाकर ये सारी चीज़ें धराशायी हो जाती है। मुझे लगता है कि जब पुलिस इस पर कार्रवाई करे तो सारे तथ्य होना अनिवार्य है। मैं देख रहा था, ये एक रिपोर्ट थी 13 फरवरी 2021 की, जो संसद में ब्यौरा दिया गया था कि यहाँ लिखा है, हाल ही में भारत सरकार ने देश की संसद को बताया कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार 180 लोग फिलहाल जेलों में बंद है। मैं 180 लोग बंद हैं। अच्छा, ये 13 फरवरी 2021 का है। तो 180 लोग फिलहाल जेलों में बंद है। सरकार ने यह भी कहा था कि 1 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत 613 लोगों को गिरफ्तार किया था 2019 के बाद। हाँ, यानी कि 613 लोगों को गिरफ्तार किया था, उसमें मात्र 180 लोग अभी जेलों में है। इसका मतलब बाकी के जो लोग हैं वो निकले क्यों थे? लगाते समय आपके पास वहाँ कमजोरी रही थी, आपके पास तथ्य पूरे नहीं थे, और यदि आपने वो लगाए थे तो किस लिए लगाए थे? क्या आपने कोई उस पर रंजिश थी? तो मामला यहाँ होता है, लोगों में ये थोड़ी अविश्वास की भावना बढ़ती है कि जब आप किसी को, हो सकता है आम पब्लिक नहीं जानती है कि आदमी क्रिमिनल कितने क्राइम करता है। अगर पुलिस उस पर ये कार्रवाई करती है तो मुझे लगता है तथ्य पूरे सही होने चाहिए ताकि वो कोर्ट से बच ना सके। अगर वो कोर्ट से बच जाता तो फिर इसका मतलब फिर उन ऑफिसरों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जो ये सब लगा रहे हैं। देखो, ये कानूनों का अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है, हालांकि प्रावधान है कि अगर कानूनों का इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा है तो जो लोग इन कानूनों को इस्तेमाल करते हैं, लगाते हैं, अगर उनमें से लोग अगर तो बच जाते हैं, सजा हो जाती है, किसी और ढंग से सजा हो जाती है, फिर तो ठीक है कि कुछ ना कुछ था। लेकिन अगर वो वाइज बरी हो रही है तो इसका मतलब आप में कुछ गड़बड़ है, आपने सही ढंग से काम नहीं किया। मुझे लगता है जो लोग किसी भी ऐसे व्यक्ति पर ये इस तरह के कानून लगाते हैं, बाद में अगर वो कोर्ट से 2-3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद बच जाता तो इसका मतलब आपने वहाँ पर कुछ ना कुछ गलती की है, तो कार्रवाई आप पर भी होनी चाहिए। हरासमेंट, एक परिवार को स्पॉइल करने की कोशिश, उसका नाम खराब करने की कोशिश, ना जाने कितने ये वायलेशंस होती हैं, तो कोई कार्रवाई नहीं। यही है, मैं कह रहा था कि जैसे 180 लोग इन्होंने बोला कि फिलहाल जेलों के अंदर बंद है, और ये 613 लोगों पर गिरफ्तार किया गया था इस एक्ट के तहत। तो मुझे लगता है कि ये पिछले का मामला है, वो काफ़ी देर पहले हुआ था, किस तरह से किया था। हाँ, एक राजनीति में ऐसा होता है कि जब एक सिस्टम के लिए जैसे 370 हटाया गया तो कुछ इस तरह के लोग थे जो कोई गलत भावना को यहाँ कर सकते थे, गुंडागर्दी कर सकते थे। उस समय खासकर घाटी के अंदर ये ऐसे लोग सक्रिय रहे हैं। जम्मू के अंदर देखा जाए तो ऐसे लोग नहीं थे। जो लोग आम बिजनेस करते हैं, चाहे उनका प्रॉपर्टी से रिलेटिव हो या कोई और तरह की जो छोटी मोटी वारदातें होती हैं वो होती रहती हैं। क्रिमिनल भी आज की डेट में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है जो जेलों में भी बंद हैं। लेकिन आप उन लोगों को लगाते हैं जिनको पब्लिक सपोर्ट करती है। मान लीजिए किसी लोकल एरिया के अंदर, जम्मू क्षेत्र के अंदर, जम्मू सांबा कठुआ या इन क्षेत्रों के अंदर अगर कोई बड़ा माफिया होगा तो मुझे नहीं लगता कि पुलिस ने उसको छोड़ा होगा, ऑलरेडी वो गिरफ्तार हुआ होगा। लेकिन अगर कोई छोटी मोटी वारदात हो जाती है, कुछ उसके साथ जोड़ा जाता है उसको, उसके बाद इस तरह का कानून मुझे लगता है सीधे लगाना ठीक नहीं है इन क्षेत्रों के अंदर, जबकि हालात सुधरे हुए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, खासकर जम्मू क्षेत्र के अंदर। तो वहाँ दूसरी कार्रवाइयाँ हो सकती हैं उस पर, जो कानून के अंदर प्रावधान है। अगर आप ये सेफ्टी एक्ट लगाते हैं तो जहाँ अगर 2-3 गाँव के लोग, वैसे ये सेफ्टी एक्ट लगाना किस पे चाहिए? दीपक देखो, एक्ट बना है, इसका इस्तेमाल सही ढंग से होना चाहिए। और जो पब्लिक के लिए खतरा होता है, इलाके कानून लॉ के लिए, सारे सिस्टम के लिए जो लोग खतरा होता है, उन पर ये इस तरह के लॉ लगते हैं, बनाए जाते हैं। आपको पता होगा इससे पहले एक टाडा कानून था, बाद में उसको भी हटाया गया था, उसका भी धड़ल्ले से गलत इस्तेमाल हुआ था। बहुत सी राज्य सरकारें थी जिन्होंने उसका इस्तेमाल किया था। तो इन कानूनों का दुरुपयोग होता रहता है, लेकिन इसमें एक देख रेख ये होनी चाहिए कि जिन लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है, अगर व्यक्ति बाद में बरी हो जाता तो मुझे लगता है कि उनसे भी ये पूछा जाना चाहिए था कि आपने आपराधिक छवि होनी चाहिए। वो कोई ऐसा प्रोपोगेंडा, ऐसा एजेंडा चला रहा हो, यहाँ पर कोई भावनाएं ऐसी भड़का रहा हो, ऐसे लोगों को बंद करना चाहिए। जो बेचारे प्रॉपर्टियों को लेकर कोई FIR 2-4 लगी हो तो उनको भी कहते हैं जी ये बहुत बड़ा इसने कोई क्राइम है, इसको लगाओ PS से। दीपक देखो, अगर एक व्यक्ति जाता है या 2 व्यक्ति या 10 व्यक्ति कहीं पुलिस स्टेशन के अंदर जाते हैं तो वो बताते हैं कि यहाँ पर इस तरह का आपराधिक मामला हुआ, तो वहाँ FIR दर्ज हो जाती है, अधिकारी उनकी सुनते हैं। पर अगर 3-4 गांव के लोग इकट्ठे होकर ये कह रहे हैं कि ये व्यक्ति साफ सुथरा है तो उनकी भी सुनी जानी चाहिए। अगर पंच सरपंच इकट्ठे होते हैं, गांववासी इकट्ठे होते हैं, हम लोग खुद कैमरा लेके घूमते हैं, लोगों से निजी पूछ रहे हैं कैसा व्यक्ति, वो तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, लोगों की हेल्प करता है, मुझे लगता है इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
हम ये नहीं कहते हैं कि सभी जो अपराधी हैं वो सभी साफ छवि के हैं, बड़े बड़े अपराध करते हैं, लगना भी चाहिए। लेकिन आप ये देखें कि जहाँ पर लोग उनके फेवर में आ रहे हैं, आम लोग, ग्रामीण लोग, साधारण लोग, चुने हुए लोग, अगर वो कह रहे हैं कि ये व्यक्ति जो है थोड़ा साधारण है, ये ठीक है, व्यक्ति अच्छा है, तो मुझे लगता है उसकी बात भी सुनी जानी चाहिए। अगर कहीं से वो लगा दिया तो ऐसी चीज़ों को हटा देना चाहिए। इससे भी क्या होता है कि लोगों में कानून के प्रति जो भावना, जो श्रद्धा होती है, उसमें कमी आती है। मुझे लगता है इसका भी किया जाना चाहिए, खासकर जम्मू कश्मीर के अंदर जब हालात सुधर रहे हैं। तो कोई सुझाव आप देना चाहेंगे? कोई सुझाव नहीं है, क्योंकि अधिकारी सब जानते हैं, अच्छे अधिकारी हैं, जो जिनको आप सुझाव दोगे, जिन्होंने इस तरह के कार्य करने हैं वो करेंगे, वो नहीं करेंगे। लेकिन कानून में वो जब ये काम ऐसे काम कर देते हैं, किसी भी गर्मी में आके, प्रेशर में आके, दबाव के आगे, किसी एमपी, किसी लीडर या किसी नेता या किसी ऐसे व्यक्ति ने या किसी बड़े बिजनेसमैन ने कहा कि इस पर ये ठोको यार, लगाओ इस पर, वो ढूंढ के लगा देंगे। हालांकि 2-2.5 महीने, 3 महीने, 4 महीने के बाद अगर वो क्लीन साफ हो भी जाता है, लेकिन तब तक उसका करियर खत्म हो चुका होता है। लेकिन उन ऑफिसरों के ऊपर कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए जो किसी के फ़ोन कॉल पर या अपना कोई रंजिश निकालने के लिए पीएसए जैसे एक्ट का दुरुपयोग करते हैं। ये मामूली बात है, हमने कल परसों खबर की थी एक, ये मामूल आपको पता नहीं होता है कि कैमरे के पीछे क्या हो रहा है। हमने कल परसों खबर की थी एक पत्रकार को लेकर, वो पत्रकार के साथ एक थाना अध्यक्ष थे, मैं नाम नहीं लूँगा, अच्छा नहीं लगेगा, तो वो कर रहे। बाद में हमें जो देखा, हमने ग्रुपों के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर इस तरह के मैसेज डाले जा रहे थे कि ये 2 लोग हैं, वो जोड़ रहे थे कोई नई कहानी, ये माहौल ख़राब कर रहे हैं। तो उस पर भी इनका माहौल क्या है कि ये हो सकता है वहाँ भी कोई इस तरह का लगा दे, क्योंकि कानून के इनके हाथ में है। ये नहीं देखते हैं कि बाद में मुझे भी सर्विस लगा क्या दें, इनको नहीं पता कि कानून सिर्फ इनके लिए, ये तो बेल्ट फोर्स वाले जो हैं इनके ऊपर तो डबल कार्रवाई बनती है। शुरू में गर्मी में ये चीज़ नहीं समझते हैं, वो बाद में जब भुगतना पड़ता आ जाती है लाइन में, फिर ढूंढते हैं, पूछ रहे होते हैं ऐसा क्या हो गया, वो आपने गलती कर दी है। मुझे लगता है कानून ऐसा है, इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। और हमारा कानून दुनिया का सबसे बेस्ट कानून जो हमारा संविधान है, जो हमारा लॉ है, मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे अच्छा लॉ है, जिसमें न्याय हर एक व्यक्ति को मिलता है। इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। और जो लोग दुरुपयोग करते हैं इसका, मुझे लगता है कि उन पर भी अब लोगों को उनको निशानदेही करनी होगी, उनके खिलाफ भी कानून के में जाना चाहिए, तभी हो सकता है, वरना ये नहीं रुक सकता। चलिए, शुक्रिया हमसे। धन्यवाद दीपक। तो ये काफ़ी गंभीर मसला है, ये नॉर्मल नहीं है। लोगों के घर स्पॉइल कर दिए जाते हैं, जिंदगियां बर्बाद कर दी जाती हैं गलत FIR लगा के, और वो ऑफिसर जो लगा रहे हैं उनको कोई कुछ नहीं कह रहा है। बस आपने ये गलत किया, इतना छोटा सा एक आपने गलत किया, दोबारा ना करें। इन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इनको कानून जो है, जो कानून के रखवाले हैं, अगर दुरुपयोग करते हैं तो इनको भी इनकी गलती है, इनको उसका एहसास होना चाहिए ताकि ये दोबारा ना करें। लेकिन आप अपनी राय ज़रूर रखें, ताकि राय से ही पता चलेगा कि क्या सही है, क्या गलत है। हम तो जो पिछले कुछ आंकड़े हैं, जो हमारे पास जानकारियां हैं, उसके आधार पर ये खबर कर रहे हैं। हमारा कोई मोटिव नहीं है कुछ ऐसा, बस ये जानकारी ज़रूरी है, लोगों को भी पता होना चाहिए कानून किसके लिए है। यहाँ पर ज़्यादातर यही देखा जाता है कि गरीब जो है वो फंस जाता है बेचारा, अमीर निकल जाता है, और अमीर के फ़ोन कॉल पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्रिएट भी कर दी जाती हैं। तो ये थोड़ी सी जानकारी लोगों को होना ज़रूरी है, और अगर आपको लगता है कोई ऑफिसर ऐसा कर रहा है तो ज़रूर एप्लीकेशन दें। बाकी आप लोग देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।